नमस्कार क्लास। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा इनकी एलिमेंटल स्टेट्स की। क्लियर? इट मींस पी ब्लॉक एलिमेंट में जो भी आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली के, वो एलिमेंटल फॉर्म में कैसे रहते हैं, यानी कि प्योर फॉर्म में कैसे रहते हैं। तो देखिए, इसमें जो आपके पास पहला है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका हमेशा डाई एटॉमिक गैस के रूप में रहेगा और उसका रीजन होता है इसमें पी पाई बॉन्डिंग। ये आया आपके पास में ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर और पाई बॉन्ड बना लिया। तो ये पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पहले वाले ऑक्सीजन का पी एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे वाले ऑक्सीजन के पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिलकर, दूसरे वाले ऑक्सीजन के पी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मिलकर और पाई बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर क्या बनाएगा? ये पाई बॉन्ड बनाएगा, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पी पाई बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन का भी पी एटॉमिक ऑर्बिटल और इस वाले ऑक्सीजन का भी पी एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखिए, अदर एलिमेंट्स की बात की जाए जैसे सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, तो ये आपको ज्यादातर मिलेंगे ऑक्टा एटॉमिक। ये आपको मिलेंगे ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक का मतलब होता है कि 8 एटम मिलकर और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ आपके पास में ये सल्फर के देखिए 4 आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, और वो 4 आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, और एक ये रहा, और 1 2 3 4 5 और 3 आपको नीचे नजर आ रहे हैं। तो टोटल आपके पास में कितने हो गए? 8, यानी 5 ऊपर है और 3 नीचे हैं, टोटल हो गए 8। अब इसकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, क्राउन शेप होती है इसकी। क्राउन शेप मतलब आप देखिए इसको इस तरीके से, अगर आप इसको देखेंगे, ये देखिए, तो क्या हो गया? एक तरीके से इस पुतले के सर पे जैसे ताज रखा हुआ है, तो सेम आपको शेप नजर आ रही होगी यहाँ पर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्राउन शेप कहा जाता है। इज इट क्लियर? अब देखिए, मैं अगर आपसे बात करूंगा एलोट्रॉप्स की, तो ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप मिलते हैं आप लोगों को, एक O2 और एक O3। सल्फर के 2 एलोट्रॉप मिलेंगे, अल्फा और बीटा। ऑक्सीजन के जो O2 है उसे कहा जाएगा ऑक्सीजन गैस, दैट इज O2 मॉलिक्यूल, मतलब डाई ऑक्सीजन। क्लियर? और O3 जिसे कहा जाता है ओजोन। सल्फर के आपके पास में है अल्फा बीटा। अल्फा क्यूबिक शेप की होती है और बीटा रोम्बोहेड्रल शेप में होती है। अगर मैं बात करूंगा सेलेनियम और टेलुरियम की, तो सेलेनियम और टेलुरियम ये दोनों ही फोटो सेंसिटिव एलिमेंट हैं। फोटो सेंसिटिव एलिमेंट का मतलब हो गया कि जब हम इनके ऊपर लाइट डालेंगे तो ये अपने रिएक्शन शो करेंगे। और सेलेनियम आपका ब्लैक और ग्रे कलर का होता है। इसमें केवल और केवल जो ग्रे कलर है यही एक ऐसा एलोट्रॉप है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ब्लैक एलोट्रोप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। टेलुरियम आपका सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। टेलुरियम आप लोगों का सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। तो ये है आप लोगों के एलिमेंटल स्टेट। और अब मैं आप लोगों को इसकी बताने जा रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। यह देखिए क्लास, आप लोगों के यहाँ पर जो 5 एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, मैंने इसमें सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मेंशन करी है, और साथ में उसका एक एक एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बताया है। जैसे ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो वो कौन सा एग्जाम्पल है? H2O। H2O मीन्स वाटर। तो वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। H2O2 में ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये देखिए इस तरीके से H O और ये H, तो इसकी -1 हाइड्रोजन +1 और इस हाइड्रोजन की भी +1। तो इस तरीके से ऑक्सीजन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मैं बात करूं O2F2 की, तो O ये F ये रहा और ये F ये रहा, इसकी -1 इसकी -1। तो यहां पर क्योंकि आपका फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
इसलिए ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट विल बी +1। अगर OF2 की बात करूंगा तो इसमें ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। अब इसी तरीके से अगर आप सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर में H2S, सल्फर मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर H2S की बात करेंगे तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। सल्फर मोनोऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। व्हाई द सल्फर इज शोइंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट? बिकॉज सल्फर हैज less electronegativity as compared to oxygen, so that sulfur will show positive oxidation state and oxygen will show negative oxidation state. In case of sulfur dioxide, oxidation state of sulfur is +4. In case of sulfur trioxide, oxidation state of sulfur is +6. अब देखिए, अगर मैं बात करूंगा सेलेनियम की तो H2Se, यहां सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। क्यों है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ज्यादा है, लेकिन सेलेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए सेलेनियम पर आएगा +2। सेलेनियम डाइऑक्साइड में सेलेनियम पर आएगा +4। सेलेनियम ट्राइऑक्साइड में सेलेनियम पर आएगा +6। अब टेलुरियम की बात करें तो टेलुरियम में अगर मैं कहूंगा आप लोगों से बात, ये -2 भी शो करेगा, +2 भी शो करेगा, +4 भी करेगा और +6 भी करेगा। तो यहाँ +6 के मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए, टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड और टेलुरियम ट्राइऑक्साइड। +4 का एग्जांपल दिया टेलुरियम टेट्राक्लोराइड, +2 में भी आप देख सकते हो टेलुरियम ऑक्साइड। इसी तरीके से पोलोनियम भी आपको चारों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -2 भी कर रहा है, +2 भी कर रहा है, +4 भी कर रहा है और +6 भी कर रहा है। लेकिन यहां क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या पोलोनियम आपका -2 शो करेगा? तो प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, कुछ किताबें बोल रही है कि करना चाहिए, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या पोलोनियम -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप आ रहे हो डाउन द ग्रुप, और डाउन द ग्रुप जब आप आओगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होती है तो एटम में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाता है, और अट्रैक्शन फोर्स जब कम हो जाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने का जो नेचर होगा वो कम हो जाएगा। पोलोनियम का यह नेचर बिल्कुल नहीं हो पाता, इसी कारण पोलोनियम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो करेगा, लेकिन माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो बिल्कुल नहीं करेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊं इसमें रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी में देखिए ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी मैक्सिमम है, सल्फर की उससे कम, सेलेनियम की उससे कम, टेलुरियम की सबसे कम। तो यहाँ आपके पास मैं यह कहना चाहूंगा कि डाउन द ग्रुप जब आप जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, यहाँ पर एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा केमिकल रिएक्टिविटी की। किसकी बात करूंगा? केमिकल रिएक्टिविटी की। तो देखिए केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन में अगर मैं आपको कहूंगा तो देखिए यहां आपके पास H2O, सल्फर बनाएगा H2S,
H2Fe और H2Te। क्लियर? तो देखिए यहां पर, यहां सबसे पहली जो बात आएगी बॉन्ड एंगल की आएगी इन कंपाउंड्स में, बॉन्ड एंगल। तो अब देखिए यहां पे क्या चीज होती है, जब आप डाउन द ग्रुप आप आएंगे ऑक्सीजन से टेलोरियम की ओर, तो उस केस में साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होता है। सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ जब बढ़ती है तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बीपी रिपल्शन, ये रिपल्शन आप लोगों का बढ़ता है। रिपल्शन जब बढ़ जाएगा इसका मतलब उनमें अट्रैक्शन होगा, दैट इज अट्रैक्शन फोर्स। एक मिनट, बीपी जो रिपल्शन होगा इनका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। बीपी रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम वो बढ़ जाएगा, देन दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर। कौन? बॉन्ड पेयर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। अब देखिए वाटर में कितना है आपके पास, 104.5, यहां है 92.1 डिग्री, यहां है 91 डिग्री और यहां आपके पास में है 90 डिग्री। इसका मतलब H2Te में बॉन्ड एंगल सबसे कम है और H2O में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है। मैं फिर आप लोगों को उसका रीजन क्लैरिफाई कर रहा हूं कि डाउन द ग्रुप जब आप आओगे तो साइज इंक्रीज होता है। साइज जब बढ़ेगा तो सेंट्रल एटम की साइज बढ़ने के कारण इनमें बॉन्ड एंगल जो है बॉन्ड लेंथ वो बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ जब बढ़ जाती है तो इनके बीच का जो रिपल्शन होता है, बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्शन होता है ये कम होता है और रिपल्शन कम होने की वजह से ये पास में आ जाते हैं और जब ये पास में आएंगे तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहां मैंने आप लोगों से रिएक्शन विद हाइड्रोजन में पहली चीज डिस्कस करी है बॉन्ड एंगल। अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं बॉइलिंग पॉइंट की। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है 373 केल्विन, इसका है 213 केल्विन, इसका है 232 केल्विन और इसका है 269 केल्विन। अब मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा सल्फर से टेलोरियम की ओर जाने पर। तो सल्फर से टेलोरियम की ओर जब आप जाएंगे तो यहां पे क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास बढ़ जाएगा तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड वो भी बढ़ जाएगा और क्योंकि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा उसकी वजह से
बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर स्टेट। अब जो टेम्परेचर आपको चाहिए जिससे लिक्विड को आप वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर सको, तो टेम्परेचर का मतलब क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए हीट एनर्जी। तो भैया जो एनर्जी होगी वो भी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी। भारी आदमी को उठाने में ज्यादा एनर्जी चाहिए और हल्के आदमी को आप कैसे भी उठा सकते हो। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि जो आपका H2TE है ये क्योंकि हैवी है तो आपको यहाँ पे इसे टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, और ये हैवी नहीं है तो आपको इसे टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट अबाउट वाटर मॉलिक्यूल? व्हाई इज द वाटर मॉलिक्यूल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? तो उसका रीजन समझ लीजिए। उसका रीजन होता है इसमें बेटा इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? अब समझिए, मैं अब आप लोगों को जो बता रहा हूं वह है इनका एसिडिक बेसिक बिहेवियर। अब देखिए, इनमें अगर मैं आपको कहूं कि किसी भी आप एलिमेंट को आप उठा लो, चाहे H2O ले लीजिए, चाहे H2S ले लीजिए, चाहे H2Se ले लीजिए, चाहे H2TE ले लीजिए, ये क्या करेंगे? ये आपको देंगे H प्लस आयन प्लस AH नेगेटिव आयन। क्लियर? अब क्योंकि ये आपको H प्लस आयन दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको H प्लस आयन दे रहे हैं, इसलिए इनका जो नेचर होता है वो होता है बेटा इनका एसिडिक बिहेवियर। इनका नेचर होता है एसिडिक बिहेवियर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं किसी भी एक की, जैसे मैंने ले लिया H2S ले लिया मैंने। अब H2S क्या करती है? H प्लस देती है प्लस HS माइनस, प्लस HS माइनस, और उसके बाद जो आपके पास जो HS माइनस है ये क्या देगा? H पॉजिटिव देगा प्लस S2 नेगेटिव। तो कंबाइंड फॉर्म में अगर मैं आप लोगों से कहूंगा कि H2S प्रोवाइड अस 2H पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, तो Ka इज इक्वल टू H प्लस होल पावर 2 S पर 2 नेगेटिव और ये आ गया आपके पास में H2S। अब समझिए मेरी बात को। अब अगर मैं आपको कहूंगा कि भैया Ka हमारे पास में इसके बराबर है, अगर H प्लस वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो Ka भी बढ़ेगा, और Ka बढ़ेगा इसका मतलब इनका एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होना चाहिए। इनका एसिडिक बिहेवियर इंक्रीज होना चाहिए। तो Ka वाकई में इनका डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है। Ka इनका डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होता है। मैं आप लोगों के सामने इसके Ka की वैल्यू बता रहा हूं, उसको देखिए। इसमें Ka अगर वाटर की बात की जाए 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 14, H2S की बात की जाए तो 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 7, H2Se की तो 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और इसकी
2.3 इंटू 10 की पावर -3, 2.3 इंटू 10 की पावर -3। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि डाउन द ग्रुप जब हम आएंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है, बेसिक नेचर डिक्रीज होता है। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा इसमें थर्मल स्टेबिलिटी की। तो देखिए डाउन द ग्रुप आप जब जा रहे हो तो आपने एक चीज देखा कि सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है। सेंट्रल एटम का साइज जब इंक्रीज होगा तो क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ जब बढ़ जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो कम हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के कम होने के कारण इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो बताया वो रिएक्शन विद हाइड्रोजन बताया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सल्फर, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलोरियम, इन सारे मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीजन से रिएक्शन बताऊंगा। तो पहला एलिमेंट तो ऑक्सीजन खुद है ही, तो उसमें तो कोई कंपाउंड बनेगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करेगा। बट जो बाकी के जो मॉलिक्यूल हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और अपने अपने ऑक्साइड बनाएंगे। तो मैं इनके ऑक्साइड में इनका शेप क्या होगी, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, मैं इन सारी बातों को लेकर आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।